तो हाय गाइज, वेलकम है आप लोगों को। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 रांची यूनिवर्सिटी का जो मेजर पेपर हिंदी है उसका मोस्ट वीवीआई 1 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला और 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 23 जुलाई का है, मेजर पेपर, सभी का मेजर पेपर, ठीक है। इससे पहले मैं जो हिस्ट्री है, वो जिसका हिस्ट्री मेजर है, माइनर हिस्ट्री है, पॉलिटिकल और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी का अपलोड कर दिया हूँ वीडियो पर, ठीक है। सभी का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ चैनल पर। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, यदि किसी का होगा तो। और आप लोग चाहते हैं कि हिंदी के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट जो आप लोगों का है जिसका तैयारी नहीं हुआ है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इसका तैयारी नहीं हुआ है। मैं पूर्ण कोशिश करूँगा कि आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर तैयारी करा सकूँ, ठीक है गाइज। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर तैयार कर दिए हैं, देख लीजिए आप लोग एक बार पहले। और यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में मैं भेजूंगा, बस आप लोगों को एक नंबर पर व्हाट्सअप करना है। नंबर आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर नंबर है 9301483451, ठीक है। यह नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा हाई लिखकर, और बता दीजिएगा कि कौन पेपर का आप लोगों को नोट चाहिए, ठीक है। मैं पर जो आने वाले आप लोगों के एग्ज़ाम में है उसका गेस करके टॉप जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको यहाँ पर सेट कर दिया हूँ, ठीक है, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं लेकर, ठीक है। और मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन यही से जो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है और जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है गाइज। तो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा बिल्कुल फ्री में, पैसा नहीं लगने वाला है, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का जो मेजर पेपर है उसमें पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल एवं पूर्ण मध्यकाल से, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। 75 मार्क्स एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आप लोगों का सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन ए में आप लोगों का रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक एक मार्क्स का यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक एक मार्क्स का आप लोग 5 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और सेक्शन बी में, ठीक है, सेक्शन बी में आप लोग, सॉरी, सेक्शन ए में ही दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों का यहाँ पर 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और सेक्शन यहाँ पर बी में, सेक्शन बी में आप लोगों का यहाँ पर 6 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 4 बनाना है, तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो 15 चौके हो जाएगा 60 आप लोगों का, ठीक है। सभी को यहाँ पर ऐड करेंगे तो 75 मार्क्स पूछ जाएगा। ये आप लोगों का एग्जाम होने वाला है इस पैटर्न में। यदि आप इसको अच्छे से जानना चाहते हैं कि आप लोगों का कैसे कैसे एग्जाम होगा, कौन सा, मतलब ये कितना कितना नंबर का एग्जाम होगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों का यहाँ पर 3 ठो यूनिट है, इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3, ठीक है। इकाई ए में, एक में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की समस्या, ठीक है, ऐसा भी पढ़ना है। दूसरा में आदिकाल पढ़ना है। तीसरा में जो है यूनिट है वो भक्ति आंदोलन पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, न भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों के यहाँ पर तैयारी हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पर 10 तो जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिया हूँ सबसे पहले। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का जो व्यवस्थित यहाँ पर था उसको लिखा था, व्यवस्थित इतिहास लिखे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अच्छे से याद करते चलिएगा, यहाँ पराठा नहीं लगाना है, बस समझ से चलना है, आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग वहाँ पर अपने शब्दों में उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से पुकारा। तो उसको, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे जो यहाँ पर इतिहास लिखे थे आदिकाल का, उसको वीरगाथा काल के नाम से यहाँ पर पुकारे थे, ठीक है, वीरगाथा काल, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध साहित्य का संबंध किस धार्मिक परंपरा से है। तो जो सिद्ध साहित्य का संबंध है वो बौद्ध वर्जयान परंपरा से है, ठीक है। जो बौद्ध वर्जयान परंपरा है उससे यहाँ पर सिद्ध साहित्य का यहाँ पर धार्मिक परंपरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। तो जो नाथ संप्रदाय लोग हैं उनका जो प्रमुख कवि है वो गोरखनाथ को मानते हैं, ठीक है। गोरखनाथ को यहाँ पर नाथ से याद कर लीजिएगा, गोरखनाथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वीराज रसो के रचयिता कौन हैं। यानी कि जो पृथ्वीराज रसो है
इसको किसने लिखा है? तो चंदर बदाई जो लेखक हैं उन्होंने पृथ्वीराज रसो का रचना किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि विद्यापति किस भाषा के प्रमुख कवि थे? तो जो विद्यापति थे वो मैथिली भाषा के प्रमुख कवि थे। ठीक है। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो मैथिली भाषा के कवि थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कबीरदास किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? तो जो कबीरदास हैं वो संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यहाँ पर पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के जो रचयिता है वो मलिका मोहम्मद जायसी है। ठीक है। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिका मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है। देखिए गाइस, ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस आप लोग अपना ट्रिक बना सकते हैं, अन्यथा इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है। रटा लगाना पड़ेगा। ठीक है। जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए तो आपको रटा लगाना पड़ेगा, लेकिन जो 5 मार्क्स है और जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको आपको समझते चलना है। ठीक है। और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद करते चलना है। ठीक है। तो पहले आप लोग 1 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर चलते हैं 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का क्वेश्चन में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूरदास किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? तो जो सूरदास हैं वो कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है और आखिरी है 1 मार्क्स वाला कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। ठीक है। कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जो हैं वो रामचरितमानस के रचयिता हैं। ठीक है। तो ये रहे आप लोगों का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज चलते हैं अब अगला जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर 5 जो है जो आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है उसको यहाँ पर चूज करके यहाँ पर सेट किए हैं। ठीक है। ये आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। और मैं बता दूं कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसको आपको लिखना कैसे है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक खड़ा पन्ना है, तो खड़ा पन्ना में कोशिश करना है कि एक साइड यहाँ भरवा दें और एक साइड यहाँ भरवा दें। ठीक है। यानी कि दोनों साइड भरवाने की कोशिश करना है। और एग्जाम लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको परिचय देना है कि परिचय क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रो देना है, इंट्रो के बाद जो यहाँ पर मेन बॉडी है मेन बॉडी लिखना है, फिर यहाँ पर कंक्लूजन लिखना है यानी कि निष्कर्ष लिखना है। ठीक है। यही फॉर्मेट चलेगा हर एक क्वेश्चन में, तो आप लोग इसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है। यानी कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर है, उसका जो इतिहास लेखन परंपरा है उसका परिचय देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आदिकाल के नामकरण और काल सीमा की समस्या समझाइए। पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। सिद्ध और नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भक्ति काल की पृष्ठभूमि एवं प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संत काव्य और सूफी काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। देख लिए क्वेश्चन आप लोग। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन था उसका आंसर देखते हैं पहले। तो कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। आप लोगों का पेपर का नाम है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा बहुत पुरानी है। ठीक है। प्रारंभ में कवियों और लेखकों का परिचय उनके ग्रंथों और रचनाओं में ही मिलता था। ठीक है। यानी कि जो प्रारंभ में होते हैं वो सबसे पहले कवि और जो लेखक होते हैं उनका यहाँ पर परिचय दिया रहता है। ठीक है। बाद में हिंदी साहित्य के कवियों और उनकी रचनाओं का व्यवस्थित रूप से इतिहास लिखा जाने लगा। गरसा दातासी ने हिंदी साहित्य पर महत्वपूर्ण कार्य किया। इनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा कि हिंदी साहित्य के पर कौन महत्वपूर्ण काम किए थे हिंदी इतिहास लेखन में, तो उसका नाम है गरसा दातासी। ठीक है। कार्य किया। इसके बाद शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की। याद कर लीजिएगा कि शिव सिंह सेंगर किसका रचना किए थे? तो शिव सिंह सरोज का रचना किए थे। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने हिंदी साहित्य को विभिन्न कालों में बांटकर उसका व्यवस्थित इतिहास लिखा है। ठीक है। इसका निष्कर्ष देख लीजिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा ने हिंदी साहित्य के कवियों, रचनाओं और साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आदिकाल के नामकरण और काल सीमा की समस्या समझाइए। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, इसलिए इसके नामकरण को लेकर मतभेद पाया जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई कवि आए, उन्होंने इस कालक्रम को अलग नाम दे दिया, दूसरा कवि आए, दूसरे कवि ने ये जो कालक्रम है उसका नाम अलग कर दिए। इसी कारण से जो विद्वान है उनमें मतभेद है। ठीक है। कालक्रम को लेकर क्या है? मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पीरगाथा काल कहा है।
यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसे वीर कथा का काल कहा है, क्योंकि इस समय वीरों का रचनाओं की वीरता का वर्णन करने वाली रचनाएं अधिक लिखी गई है। यानी कि जो इस समय था, कौन समय, तो प्राचीन काल में। प्राचीन काल में क्या हो रहा था कि जो वीर थे, वीरों के यहाँ पर गाथा लिखा जा रहा था, यानी कि जो राजाओं थे, राजा महाराजा थे, उन सभी के यहाँ पर वीर कथा का वर्णन होने लगा था। इसी कारण से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने कहते हैं कि यह जो काल है, कालक्रम है, जो कालखंड है, वो वीर कथा का काल है। ठीक है। कुछ विद्वानों ने इसे आदिकाल, कुछ ने चारण काल और कुछ ने सिद्ध सामंत युग कहा है। यानी कि सभी विद्वानों में मतभेद है, इसको लेकर सभी विद्वानों में एक मत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि इस काल की निश्चित समय सीमा को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। यानी कि इसका जो समय है, समय को भी लेकर विद्वानों में मतभेद है। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। ठीक है। आदिकाल के नामकरण और काल सीमा को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन यह हिंदी साहित्य के विकास का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण काल है। ठीक है। हालांकि जो विद्वान है, विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का यहाँ पर प्रारंभिक विकास का यहाँ पर महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध और नाथ साहित्य के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जो सिद्ध और साथ नाथ हैं, उनका जो साहित्य है उसका विशेषता लिखने के बोल रहा है यहाँ पर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिद्ध और नाथ साहित्य हिंदी साहित्य के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी कि जो ये दोनों थे, जो दोनों कवि थे, उन्होंने प्रारंभिक यहाँ पर जो हिंदी साहित्य का रचना हो रहा था उस समय इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। सिद्ध साहित्यिक विशेषता, सबसे पहले सिद्ध साहित्यिक विशेषता देखते हैं। इसमें धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया है, यानी जो धार्मिक आडंबर थे, ठीक है, उसका यहाँ पर विरोध किया है। जो सिद्ध थे वो जो धार्मिक आडंबर थे उसका यहाँ पर विरोध किया है। गुरु के महत्व पर जोर दिया है और सरल और लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें आत्मज्ञान और साधना का महत्व दिया गया है। अब देखते हैं नाथ साहित्य की विशेषता क्या क्या है। तो योग और साधना पर अधिक जोर दिया गया। ठीक है। बाहरी आडंबरों का विरोध किया गया था। गुरुओं को बहुत महत्वपूर्ण माना गया था और लोकसभा में उपदेश दिए गए थे। ठीक है। गोरखनाथ साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जो गोरखनाथ हैं वो नाथ साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर कंक्लूजन देख लीजिए कि सिद्ध और नाथ साहित्य ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। जो सिद्ध और नाथ थे उन्होंने हिंदी साहित्य का रचना हो रहा था, उन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर है कि भक्ति काल की पृष्ठभूमि एवं प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है। जो भक्ति काल का पृष्ठभूमि है उसका वर्णन करने पर बोल रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है। ठीक है। इस समय लोगों में भक्ति भावना का व्यापक विकास हुआ। भक्ति काल की पृष्ठभूमि देख लीजिए क्या है। इस समय समाज में जाति पाति, धार्मिक आडंबर और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएं थी। ठीक है। संतों और भक्तों, कवियों ने इन बुराइयों का विरोध किया और भक्ति का मार्ग बताया। जो संत थे और जो भक्त कवि थे, उन्होंने जो धार्मिक आडंबर थे, जो जात पात का विरोध हो रहा था, इन सभी को यहाँ पर बुराई बताए हैं और उनका विरोध किया है। ठीक है। और उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए यहाँ पर बताया है। इसका क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी। तो पहला था कि ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम था, यानी कि उन लोग ईश्वर को ही यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे। ठीक है। दूसरा जो है कि जाति पाति और भेदभाव का विरोध किया, यानी कि जो कास्ट सिस्टम था उसका यहाँ पर विरोध किए। तीसरा है कि धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। चौथा है कि लोकसभा का प्रयोग हुआ। और पांचवा है कि मानवता और समानता का संदेश दिया। ठीक है। भक्ति काल की प्रमुख धाराएं संत, सूफी, कृष्णा और राम काव्य हैं। ठीक है। जो संत हैं, सूफी है, कृष्णा है और राम है, ये सभी काव्य है भक्ति काल की। ठीक है। भक्ति काल ने भक्ति, प्रेम, समानता और मानवता का संदेश देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। ठीक है। जो भक्ति काल था, भक्ति काल ने यहाँ पर प्रेम हो गया, भक्ति हो गया, समानता हो गया, मानवता का संदेश इन्होंने देकर हिंदी साहित्य को बहुत ही यहाँ पर समृद्ध बनाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संत काव्य और सूफी काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। यानी कि जो दो काव्य है, संत काव्य और सूफी काव्य, इसका विशेषता यानी कि इसका क्या इंपॉर्टेंस था, चलिए देखते हैं। तो संत काव्य में निर्गुण ईश्वर की भक्ति की गई है। ठीक है।
संत काव्य में ईश्वर की यहाँ भक्ति की गई है। संत काव्यों ने जाति पाति का, अंधविश्वास और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। यानी कि जो संत काव्य थे उन्होंने ईश्वर की पूजा की है, और ये जो जाति पाति थे उसका यहाँ पर और धार्मिक आडंबर था उसका विरोध किए हैं। ठीक है। प्रमुख कवि कौन कौन है? तो कबीरदास हैं, रैदास हैं और गुरु नानक हैं। ये सभी जो हैं यहाँ पर संत काव्य की यहाँ पर कवि हैं। ठीक है। सूफी काव्य के देख लीजिए, सूफी काव्य क्या है? तो सूफी काव्य में प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का संदेश दिया गया है। यानी कि जो सूफी काव्य के जो कवि हैं उन्होंने बताया है कि आप यहाँ पर प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुँच सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम को व्यक्त किया गया है। प्रमुख कवि कौन कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है। इसका क्या विशेषताएं हैं? तो प्रेम और भक्ति की भावना, मानवता और भाईचारों का संदेश दिया है। धार्मिक भेदभाव का विरोध किया है, जो धार्मिक आडंबर हैं उसका यहाँ पर विरोध किए हैं। सरल भाषा का प्रयोग हुआ है ताकि सभी लोग समझ सकें, और ईश्वर के प्राप्ति पर जोर दिया गया है। ठीक है। संत और सूफी काव्य ने हिंदी साहित्य में प्रेम, भक्ति, समानता और मानवता की भावना को मजबूत किया है। ठीक है। तो गाइज आप लोगों का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था उसका आंसर हो चुका है। अब यहाँ पर 15 मार्क्स का 8 क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आप लोग का 15 मार्क्स का क्वेश्चन देख लीजिए। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये देखिए। पहला है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा तथा काल विभाजन और नामकरण की समस्या का विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, तीसरा यहाँ पर है, और चौथा यहाँ पर देख लीजिए, पांचवा है, छठवां है और सातवां है, और यहाँ पर 8वां भी है। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन है, उसका आंसर नीचे मैं दे दिया हूँ, और इसका जो आंसर है मैं अब नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा, जो आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें करवा दूंगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है। और आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं तुरंत ही इसका जो कमेंट है, कमेंट देखता हूँ और कमेंट का यहाँ पर सॉल्यूशन करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। आप लोगों ने जिस जिस विषय का यहाँ पर क्वेश्चन मांगा है, मैं सभी का पर यहाँ पर सेंड कर दिया हूँ, वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है। तो आगे भी आप लोगों को कोई परेशानी होती है, किसी विषय में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या आप लोग चाहते हैं कि जो आप लोगों का विषय का तैयारी नहीं हुआ है उसका तैयारी हो जाए, तो बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है गाइज। और वैसे मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, इस कारण से मुझे यहाँ पर समय नहीं मिल पाता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के यहाँ पर तैयारी हो जाए, आप लोगों का यहाँ पर अच्छा नंबर आ जाए। इससे हमको क्या होगा, खुशी मिलेगा, अंदर से खुशी मिलता है। ठीक है गाइज। तो आप लोगों के लिए सेवा के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि भैया इस वीडियो का, इस सब्जेक्ट का तैयारी नहीं हुआ है, इसकी तैयारी करवा दीजिए। ठीक है। चाहे कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी हो, BMQ हो, ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, जहाँ का भी हो, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं पूर्ण गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों का आने का संभावना है। ठीक है। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, कि यही क्वेश्चन आएगा, इसी को रट लीजिए, इसी को पढ़ कर जाइए, यही से सब क्वेश्चन टकरने वाला है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ना ही एग्ज़ाम का पेपर सेट किया हूँ, और न मैं जान रहा हूँ, ना मैं यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आप लोगों का यही क्वेश्चन आएगा। मैं बस यहाँ पर गेस करके आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर यहाँ लाया हूँ, जो आप लोगों की एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है। क्यों आने संभावना है? क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जितना भी सिलेबस 3 यूनिट है, तीनों को यहाँ पर जो मोस्ट VVI क्वेश्चन आप लोगों का बनने की संभावना था, वो सभी मैं यहाँ पर बना कर लाया हूँ। ठीक है। जिसको मैं डिवाइड कर दिया हूँ 5 मार्क्स में, 15 मार्क्स में कर दिया हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, आप लोग यहाँ पर अट्टा नहीं लगाना है। ठीक है गाइज। तो आपका ये जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर है, उसका मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बना दूंगा। ठीक है। 30 तारीख से पहले बना दूंगा, यदि आप लोग कमेंट करते हैं तब। और आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप करते हैं, पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। मैं आप लोगों से यहाँ पर पैसा नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है गाइज। तो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप में हाई लिख के भेजिएगा, और जिस भी सब्जेक्ट चाहिए आप लोग वहाँ पर बता दीजिएगा सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे जो नंबर दिया हूँ उसमें कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप लोग यहाँ पर कॉल मत कीजिएगा। ठीक है। और जाने से पहले आप लोग एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि जो आप लोगों के एग्जाम में सबसे जो VVI टॉपिक है वो देख लीजिए, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर 6-7 जो VVI टॉपिक है उसको देख लीजिए। ठीक है।
यदि आप क्वेश्चन का जो 15 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और जो वीवीआई टॉपिक है सभी को कर लेते हैं, तो आप मेरा यकीन मानिए कि आप लोगों का 60 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, 60 से जो 65 नंबर है वो आप लोग अच्छे से लिखते हैं तो कहीं नहीं जाने वाला है। बस आप लोगों को अच्छे फॉर्मेट में लिखना है, अच्छा यहाँ पर शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि हिंदी में अधिकांश जो होता है वो स्पेलिंग देखा जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो देख लीजिए टॉपिक कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है आदिकाल का नामकरण पढ़ लीजिएगा, काल सीमा और प्रवृत्तियाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिद्ध और नाथ और रसों का काव्य परंपरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भक्ति काल की पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियाँ पढ़ लीजिएगा। कबीरदास और संत काव्य का यहाँ पर जो है उसको पढ़ लीजिएगा। जायसी और सूफी काव्य पढ़ लीजिएगा। सूरदास और कृष्ण काव्य पढ़ लीजिएगा और तुलसीदास और राम काव्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो 7 टॉपिक है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं इसका भी मैं वीडियो लाऊं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो ला दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपकी खुशी में मेरी खुशी है गाइज। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।